हरियाणा की 90 सीटों पर होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरे के पूरे जो प्रबंध हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और कल क्योंकि 20,000 के करीब पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं और पोलिंग पार्टियों को हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रवाना भी कर दिया गया है और इसी के साथ ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो बॉर्डर का एरिया है, चाहे वो पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर हो, हरियाणा का या फिर राजस्थान हो, इसी तरह दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सारे के सारे जो बॉर्डर हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और हर एक आने जाने वाले वाहन पर नज़र भी रखी गई है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग की अलग अलग सर्विलांस टीम लगातार ही राज्य का दौरा भी कर रही हैं और इसके साथ ही जो पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं उसके लिए भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब सुबह पोलिंग शुरू होगी और शाम ढलते ढलते कितने परसेंट जो हरियाणा के वोटर होंगे वो अपनी वोट का प्रयोग कर सकेंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। दिल्ली में सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए बीजेपी इसी महीने से अपने चुनावी महाअभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह को भेदने के लिए 5 पॉइंट एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी की टॉप लीडरशिप इसी काम में लगी है, यानी दिल्ली की रणनीति पे काम कर रही है। और जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है, 5 पॉइंट एक्शन प्लान, उसमें मुख्य तौर पे ये बात है कि इस बार बीजेपी जो 2 बार से ज्यादा बार हार चुके उम्मीदवार हैं, जो विधायक का टिकट 2 बार ले चुके हैं और चुनाव हारे हैं, उनको टिकट नहीं देगी। 50% नए युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। दिल्ली के सभी सांसदों को जिनका टिकट लोकसभा चुनाव में कट गया था उनको विधायक का चुनाव लड़वाएगी, यानी चुनावी मैदान में उतरवाएगी। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि बीजेपी 70 के 70 विधानसभाओं में अगले महीने से ही पद यात्रा की शुरुआत करेगी और उसके जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के लिए किए गए तमाम काम की जानकारी आम लोगों को देगी। वैसे चुनाव फरवरी में होना है, लेकिन इसी महीने से बीजेपी अपने चुनावी महाअभियान में लगेगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा में हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी की तारीफ की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अच्छी खासी चर्चा हो रही थी। लेकिन आज ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक्स पर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। गोहाना की जलेबियों के जरिए उन्होंने जो हमला बोला उस पर उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी कुछ उद्योगपतियों पर फोकस करते हैं, लेकिन जरूरत है स्मॉल बिजनेसेस को सशक्त करने की। हरियाणा और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था भाजपा ने खराब कर दी है। हाल ही में उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियां और उन्हें अधिक व्यापक रूप से बेचने के अवसर के बारे में बात की थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में से छोटे उत्पादकों के 5500 समूह हैं जो उचित समर्थन मिलने पर अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं। उन्हें वित्त, प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर संगठन प्रदान करने के लिए उनके लिए नीतियां बनाने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी जी की तरह कुछ ही कंपनियों को फायदा पहुंचाकर भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लिए नीतियां बनाने की जरूरत है। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज महाराष्ट्र के मंत्रालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने मंत्रालय के तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन राहत की बात ये रही कि मंत्रालय में सेफ्टी जाली लगी हुई है, उस जाली पर नरहरि झिरवाल गिर गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से उतार लिया। बताया जाता है कि जो आदिवासी विधायक हैं वो इस समय मुख्यमंत्री से नाराज हैं। आदिवासी विधायक इससे पहले नरहरि झिरवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले थे और उनका कहना है कि जो धनगर समाज की एसटी कोटे से आरक्षण की मांग है उसको मंजूर नहीं किया जाए। नरहरि झिरवाल को उस जाली से उतारा गया। इसके बाद कुछ आदिवासी विधायक अनशन पर भी थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनसे बात की और इसके बाद ही ये विधायक वहां से हटे। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो परिसमन के बाद कहा गया है कि 5 सीटें जो नॉमिनेटेड होगी वो सरकार की तरफ से नॉमिनेट की जाएगी। इसको लेकर सूत्रों की माने तो बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यहाँ एलजी के थ्रू प्रकरण शुरू किया गया है उन 5 नॉमिनेटेड सीट्स को भरने का, और ऐसे में 8 अक्टूबर को जैसे ही यहाँ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे उसी के साथ ये 5 नॉमिनेटेड सीट्स का भी ऐलान एलजी द्वारा किया जाएगा। वो 5 सीटें मानी जा रही है कि वो बीजेपी के खाते में पहले से ही रहेगी और उनकी गिनती 5 से ऊपर शुरू हो जाएगी, जबकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें 0 से अपनी गिनती शुरू करनी होगी। इसको लेकर यहाँ कांग्रेस द्वारा रोष जताया जा रहा है। वो इस बात का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक कहते हुए ये कह रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड असेंबली सीट्स को भरने का प्रकरण है वो चुनी हुई सरकार पर छोड़ देना चाहिए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साकी नगर, न्यूज़ 24। दशहरा रैली के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने एक बार फिर बाजी मार ली है। उद्धव ठाकरे शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली इस बार भी शिवाजी पार्क में ही करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बांद्रा के बीकेसी मैदान में जो है दशहरा रैली करेगी। उद्धव ठाकरे को बीएमसी की ओर से जो है शर्तों के साथ शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी गई है। पिछले 2 साल के अनुभव को देखते हुए ठाकरे गुट ने शिवाजी पार्क का मैदान पाने के लिए जुलाई महीने में ही आवेदन कर दिया था। हालांकि तब बीएमसी ने कोई भी निर्णय नहीं लिया था। मनपा के जी नॉर्थ ने शर्तों के साथ उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। इस बार की दशहरा रैली काफी दिलचस्प होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो दशहरा रैली के दिन शिवाजी पार्क से विरोधियों के हर हमले का जवाब देंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हरियाणा के बाद मिशन महाराष्ट्र पर हैं। आज यानी 4 अक्टूबर से राहुल गांधी का 2 दिवसीय मिशन महाराष्ट्र शुरू हो रहा है। आज राहुल गांधी सबसे पहले कोल्हापुर पहुंचेंगे, जहां कस्बा इलाके में राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान 2001 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में 1000 लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में आएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो 2 पदयात्रा की थी उसमें महाराष्ट्र के 13 लोकसभा सीटों को कवर किया था। खास बात यह है कि इन 13 लोकसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी को ज्यादातर सीटों पर विजय मिली थी। यही कारण है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर का प्रस्तावित दौरा स्थगित हो गया है। दरअसल नड्डा शनिवार 5 तारीख को जयपुर आने वाले थे। वे यहां पर पार्टी की बड़ी संगठनात्मक बैठक में भाग लेने वाले थे, लेकिन अब वे खुद यहां नहीं आएंगे। उनके सभी कार्यक्रमों को यथावत रखा गया है और कहा गया है कि वे वर्चुअल तरीके से पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ेंगे और पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों से जुड़े विषयों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है कि वे बीजेपी दफ्तर में उपस्थित रहें, ताकि वीसी के माध्यम से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे जुड़ें तो वे अपने इलाके से जुड़े तमाम बातों को उनके सामने रख सकें। दरअसल राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उस पर चर्चा की जानी है। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी की सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर भी जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि करीब 1.25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 5 सीटों पर दावा किया है। दरअसल अभी तक उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा तय नहीं हो पाया है।
इस बीच उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हमने मझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर यानी 5 सीटों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है, जो बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास थी। निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। हमारी तैयारी है। हम सभी क्षेत्रों में संविधान सभा सम्मेलन भी कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि कांग्रेस खास तौर पर उन 5 सीटों की मांग कर रही है जिन पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अमेठी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक शिक्षक की पत्नी समेत 2 बच्चियों की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप भी शिक्षक की पत्नी के प्रेमी पर लगा है। ये घटना कल रात अमेठी के अहिरवा भवानी इलाके की है, जहां हत्या करने वाले ने घर में घुसकर प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक सुनील और उसकी पत्नी पूनम समेत 2 बच्चियों की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। हत्या करने के बाद हत्यारा पीछे के रास्ते से फरार हो गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी पुलिस की 4 टीमों के साथ एसटीएफ को भी इस हत्याकांड के खुलासे के लिए लगाया गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, हत्या का आरोप एक ऐसे शख्स पर लगा जो पहले से ही पूनम के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी चंदन वर्मा पूनम के संपर्क में था और इसके खिलाफ पूनम ने ही रायबरेली में छेड़खानी और हरिजन एक्ट के तहत एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मृतक के पिता से बात की तो अखिलेश यादव और मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी चंदन वर्मा को हिरासत में ले लिया है। खबर है कि पुलिस को चंदन वर्मा के मोबाइल से चंदन और पूनम की वीडियो चैट के साथ कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, अमेठी, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में एंट्री के लिए पहले गौमूत्र, फिर इसके बाद आईडी कार्ड और अब सनातनी हिंदुओं के प्रवेश की एंट्री वाले पोस्टर लग गए हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आप देखेंगे तो यहाँ पर वो पोस्टर नजर आएगा जो कि ठीक बाहर है, जिस पे लिखा है कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवारों के लिए है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि पहचान पत्र अनिवार्य है, इसके बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी। इसी तरह की मांग इससे पहले गौमूत्र को लेकर इंदौर से ग्रामीण बीजेपी के अध्यक्ष चिंटू वर्मा की तरफ से की गई थी और साथ ही पूर्व मंत्री उषा ठाकुर से लेकर बीजेपी के तमाम विधायक भी मांग कर चुके हैं। और इसी बीच अब रतलाम शहर काजी ने भी मुस्लिम समुदाय की युवक युवतियों से और साथ ही लोगों से मुस्लिम समुदायों के ये अपील की है। उनका ये तर्क है कि इसी तरह की अगर कोई भी धार्मिक तरह का माहौल बिगड़े, इससे पहले उन्होंने एक पत्र भी लिखा है युवक युवतियों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, कि वो गरबे में एंट्री ना ले, वहाँ पर ना जाएं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के शात्रु इलाके के घने जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को इस इलाके में घेर लिया है। सुरक्षा बलों की यही कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। ये मुठभेड़ बीते कल शुरू हुई थी। क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है तो सुरक्षा बलों के सामने चुनौती कदम कदम पर है। सबसे बड़ी चुनौती है घना जंगल और घने जंगलों के बीचों बीच कई ऐसी गुफाएं हैं जिन गुफाओं का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। न केवल शात्रु इलाका बल्कि जम्मू संभाग के कई जिले ऐसे हैं जिन इलाकों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। वो ऑपरेशन चल रहा है कठुआ जिले में आतंकियों की तलाश में, उधमपुर जिले में, डोडा जिले में। हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इस इलाके में मौजूद हो, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और दुर्गा पूजा इस बार कुछ खास तरीके से मनाया जा रहा है। बंगाल में दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंडाल थीमों के आधार पर बनाए जाते हैं। पंडाल, एक पंडाल से लोग दूसरे पंडाल माँ के दुर्गा की प्रतिमा को दर्शन करते हैं और सुबह से लेकर रात तक सभी पंडालों में भीड़ हुआ करती है। इस बार हम मौजूद हैं काकुरगाछी का जो रेल केबिन है उसके पास में। देखें कि जो दुर्गा माँ का प्रतिमा को किस खास इस बार बनाया गया है, क्योंकि देखिए लगातार पश्चिम बंगाल में आरजीकल हॉस्पिटल का जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या के प्रतिवाद में पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश विदेशों में न्याय के मांग को लेकर आवाज उठी है। और साफ तौर पे देखें कि जो दुर्गा माँ की प्रतिमा है, माँ की प्रतिमा
का जो स्वरूप है लज्जा रखा गया है, क्योंकि जो देखिए दुर्गा माँ जहाँ पे अपने वाहन सिंह के ऊपर में बैठी रहती हैं, माँ बाकायदा लोगों को साक्षात दर्शन देती हैं, लेकिन माँ का चेहरा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ चेहरे को छिपा रही है। माँ लोगों को संदेश दे रही है कि सबसे पहले जो नारी है, नारी की सुरक्षा जरूरत है, नारी का सम्मान जरूरत है और नारी का इज्जत करना बहुत बड़ा है, तभी जाके देश या हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। उसी के तर्ज पे माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है और हर तरफ भक्ति भाव वाला माहौल है, लेकिन इस बीच सीतामढ़ी के नगर विधायक जो बीजेपी से हैं मिथिलेश कुमार ने लगातार कल तमाम पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और इस दौरान भ्रमण करने के दौरान वो पूजा समितियों को तलवार और रामायण की प्रतियां गिफ्ट करते हुए दिखे हैं और तमाम जो पूजा समिति थे उन्होंने तलवार और रामायण की प्रतियां दी हैं। इस बारे में विधायक का कहना है कि दरअसल शस्त्र और साहस दोनों ही हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहा है, इस वजह से वो तमाम पूजा समितियों को शस्त्र के साथ साथ साहस भी दे रहे हैं ताकि दुर्गा सप्तशती के साथ रामायण का पाठ भी करें। हालांकि विधायक के इस हरकत को लेकर कई लोगों में नाराजगी भी है और उनका कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन विधायक इन सबसे इतर साफ तौर पर कहते हैं कि शस्त्र और साहस हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, इस वजह से वो तमाम पूजा समितियों के बीच शस्त्र का वितरण कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रा के दिनों में शस्त्र की भी पूजा होती है। कैमरामैन सनी और आदित्य के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। अस्पताल में 3 दिन रहने के बाद आखिरकार अभिनेता गोविंदा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान उनका परिवार उनके साथ नजर आया। व्हीलचेयर पर बैठे गोविंदा ने मुस्कुराते हुए फैंस को नम आंखों से शुक्रिया किया। 1 अक्टूबर को पैर में गोली लगने के बाद उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी करके गोविंदा के पैरों से गोली निकाली गई और आईसीयू में रखा गया था। कई फिल्मी सितारे गोविंदा से मिलने अस्पताल भी पहुंचे हुए थे। गोविंदा व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर आए, साथ में पत्नी सुनीता और परिवार के बाकी लोग भी मौजूद थे। उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया और सभी का शुक्रिया अदा किया। फैंस का हुजूम देख गोविंदा भावुक हो गए और नम आंखों से दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। बता दें कि 1 अक्टूबर की सुबह एक इवेंट में हिस्सा लेने कोलकाता जा रहे थे, तभी सुबह जब अलमारी से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर रखने लगे तो वो नीचे गिर गई और मिसफायर हुआ। डॉक्टरों ने गोविंदा को 3 से 4 हफ्ते के बेड रेस्ट की सलाह दी है। इस दौरान गोविंदा से एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी भी कराई जाएगी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिंदे गुट के लिए खूब प्रचार किया था, लेकिन चोट लगने के चलते विधानसभा चुनाव में गोविंदा प्रचार नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भले ही सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में अभी बात नहीं बन पाई है, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने अपनी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आज पार्टी ने एक सॉन्ग लॉन्च किया जिसका थीम है जगराता, जिसे मराठी में गोंधल कहते हैं। यह सॉन्ग खास तौर पर महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे से जब ये सवाल पूछा गया है कि बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है, वोट जिहाद की बात कर रही है, तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सारे सवालों का जवाब दशहरा रैली में देंगे। इस बीच खबर है कि 4 दिन तक महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो चुकी है और 2 दिनों तक और महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने वाली है और दशहरा से पहले सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सुलझा लिया जाएगा। कल छोटी पार्टियों के साथ एमबीए के नेताओं ने बैठक की थी। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। केंद्रीय मंत्री और एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की बैठक के दौरान कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपना दल एस सड़क से लेकर संसद तक जातीय जनगणना का मुद्दा उठाती रही है। अनुप्रिया पटेल ने ये भी कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है और इसकी मांग वो सक्षम स्तर पर कर चुकी है। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने ये भी कहा कि यूपी के उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन की ही जीत होगी। अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिवार जनगणना क्यों नहीं करवाई। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में बाढ़ को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन अब अपने ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल नीतीश कैबिनेट के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी से जब पूछा गया बाढ़ के हालात को लेकर तो उन्होंने कहा कि यदि तैयारी विभाग पहले से और पुख्ता किया रहता तो तबाही इतनी ज़्यादा नहीं होती। सीधे तौर पर उनका निशाना नीतीश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी थे। हालांकि उन्होंने विजय चौधरी का नाम नहीं लिया था, बल्कि विभाग पर
तंज कसा था, लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कैबिनेट में सीनियर मंत्री और हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए अशोक चौधरी के से तेवर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक और मंत्री विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनके विभाग के ऊपर सवाल उठाया है। उसके बाद सियासत भी गर्म हो गई है। क्या विपक्ष सत्ता पद से भी कई लोग अब सवाल उठाने लगे हैं और अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दशहरे के दिन महाराष्ट्र में 3 जगह पर दशहरा रैली होने वाली है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दशहरा रैली होगी बीकेसी के मैदान में, उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली होगी शिवाजी पार्क में। तो मराठा समाज के लिए आंदोलन करने वाले और मराठा समाज के आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल भी इस बार दशहरे की रैली लेने वाले हैं। ये रैली बीड़ के नारायणगढ़ पर होने वाली है। 713 एकड़ के मैदान में ये रैली होने वाली है, जिसके लिए तैयारी पूरे जोर के साथ वहां पर शुरू है। आज मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले मराठों को आरक्षण शायद मिल पाएगा। अगर आरक्षण नहीं मिलता तो इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे, और आरक्षण नहीं मिला और चुनाव लग गए तो इसके बाद चुनाव के बाद जो भी परिणाम होंगे उसके लिए बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस वहां पर जिम्मेदार होंगे। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। बदलापुर के स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में थाने की क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कूल के प्रेसिडेंट उदय कोटवाल और सचिव तुषार आप्टे को गिरफ्तार किया है। दोनों वारदात के बाद से ही फरार थे। कोटवाल और आप्टे की अग्रिम जमानत याचिका 1 अक्टूबर को अदालत ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी नहीं होने पर अदालत ने पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी। दोनों को पुलिस कोर्ट में आज पेश करेगी। थाने क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को एसआईटी के हाथ सौंप सकती है, क्योंकि पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। दूसरी तरफ यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर आज एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आज भी सरकारी पक्ष से जो है कई सवाल किए। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच जो है जल्द से जल्द पूरा कर 18 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।